we have got Dr. Afaf Manzoor साहिबा, आप रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आने का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए डिप्रेशन होता क्या है? Okay, sir, thank you very much for having me here and congratulations for Pleasure. joining your morning show again. Depression, अगर हम इसको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है। We are human beings, we have so many emotions. हम कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और किसी भी इंसान का इन एहसासात को महसूस करना और किसी की तकलीफ़ को महसूस करना, किसी खुशी को महसूस करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि ये भी अब नॉर्मल है। अब ये चीज़ें अब नॉर्मल कब होती हैं, या हमें ये कब लगता है कि ये चीज़ें कुछ हमारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम जैसे आमतौर पे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो हमारी फीलिंग्स में भी जब एक्सेस हो जाती है किसी भी चीज़ को ज़्यादा महसूस करने की, तो आप समझ लीजिए कि वो हमें फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फिर ये चीज़ें लीड करती हैं डिप्रेशन की तरफ। इन जर्नल अगर मैं कहूँ तो डिप्रेशन को हम दो तरह से देखते हैं। एक चीज़ है कि जो हमारे अंदर है, हमारी जिसको आप एंड्रोजेनस कहते हैं, यानी वो इंटरनल है, उसमें हमारा ब्रेन का जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गई है, हमारी जो ब्रेन के हार्मोन्स के रिलीज़ होना है इंटरनली बायोलॉजिकली, वो उसकी वजह से हो जाता है। उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। दूसरी चीज़ होता है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आमतौर पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग लॉस ऑफ सम लव्ड वन, यानी कोई आपका बहुत अजीज़ दुनिया से चला जाए, आप किसी को खो दें, वो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। फिर दूसरी कॉज एक ये हो सकती है हमारी कि हम किसी भी तरह से किसी चीज़ को इतना ज़्यादा महसूस करें, वो एबनॉर्मल हो, यानी वो अनयूजुअल वाक़या हो, किसी भी सोशल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ एक मिनट रुकिएगा। बेगम की ये है सर कि उसने तजाब पी लिया है। 4 माह से मैं ये परेशानी भुगत रहा हूँ। जड़ावाला से डॉक्टर के पास में गया था, मेडिसिन दी उन्होंने। 1 हफ्ता पूरा इलाज चालू रहा उनका, मगर उससे कुछ फायदा ना हुआ। फैसलाबाद लेके चला गया, फिर मैं लाहौर मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल वहाँ पे लेके चला गया। रात को नींद नहीं आती और बार बार मरने के ख्यालात आते हैं कि मैंने मर जाना है, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लगती, ये है वो है। इस परेशानी से डॉक्टर साहबान बैठे हैं, इनसे कोई मशवरा कर ले भी कहाँ से। 4 माह हो चुके हैं मुझे। आपका अपनी रिलेशनशिप कैसी है अपनी बेगम के साथ? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। और आपके माली हालात? माली हालात तो तकरीबन नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, ओके। डॉक्टर साहब जी, असल में जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बताया, तो मैं आपको बताऊँ एक ट्रायो है जिसमें आप कह लीजिए कि जो 3 बेसिक साइंस हैं, अगर मैं सारी इनकी गुफ्तगू को कंप्रीहेंड कर दूं तो एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। ये 3 चीज़ें जब इंसान के अंदर आती हैं तो ये इसका मतलब है कि अब वो डिप्रेशन की जो एक्सट्रीम लेवल जो कि ये अपनी मिसेस के हवाले से बता रहे हैं, ये फिर 3 चीज़ें उसको फिर मजबूर कर देती हैं कि मैं तो बिल्कुल सबसे पहले नाउमीदी है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत है, कभी ठीक नहीं होने वाला। बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज़ है हेल्पलेसनेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और फिर जब कोई मदद नहीं कर सकता और हम कुछ नहीं कर सकते तो हम समझते हैं कि हम वर्थलेस हैं, वी हैव नो मीनिंग इन लाइफ, वी हैव नो मीनिंग इन दिस वर्ल्ड, सो वी ट्राई टू डू दीज थिंग्स जो कि इन साहिबा ने किया। सो दिस इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पेशेंट। समटाइम्स हम लोग एक्सटर्नल लोग जो हैं वही समझ रहे होते हैं कि पता नहीं ये कोई बहाना कर रही हैं, इनके साथ कोई इतना मसला नहीं है, इन्होंने एग्जैजरेट किया हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि जब कोई इंसान इस हद तक जाता है और इस तरह की अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करता है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग बिहाइंड। सो यू नीड टू एक्सप्लोर दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल फैमिली का होता है, फ्रेंड्स का होता है, क्योंकि जब आप हेल्पलेस हैं, आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू नीड समबडी कि जो आपको ये एहसास दिलाए कि यू हैव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ, यू हैव समथिंग इन लाइफ, यू हैव सम होप। सो इसके लिए डेफिनेटली अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट्स की या काउंसलर्स की या थेरेपिस्ट की। और ये सिर्फ थेरेपिस्ट तक नहीं रहती, जब इस तरह एक्सट्रीम सिचुएशन चली जाती है तो ये 2 तरह से मेडिकेशन और प्लस थेरेपी दोनों साथ साथ चलती हैं। कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहां हमें सिर्फ थेरेपी से, काउंसलिंग से जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन जब आप इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकेशन जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ सम डिफरेंट न्यूरो एक्टिविटी जो कि आपके ब्रेन से सारे केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, फिर उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए आपको वहाँ मेडिकेशन। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो, एक बात याद रखो, अगर खुदा ना करे तुम खुदकुशी की तरफ जाओगे तो तुम अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। अच्छा मुझे बताएं, कभी डिप्रेशन होता है सर आपको? जी मेरी अपनी को ये मसला है, मैंने इसीलिए कॉल की थी डॉक्टर साहब से।
تھا کہ 15 سال پہلے ہمارے بھائی جو تھے نا بڑے, ان کی شہادت ہو گئی. اوکے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اب میری اپنی اس طرح ڈپریشن بھی ہے کہ انہیں ہر کوئی دشمن لگتا ہے. ہر کوئی دشمن لگتا ہے آپ کو؟ ہر کوئی دشمن لگتا ہے, وہ انہیں لگتا ہے ہر بندہ ہمارا دشمن ہے اور ہم میرے بچوں کو مار دیں گے, اور کوئی بندہ گھر آئے تو کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ, ہمارے گھر بھی آؤ. اوکے اوکے. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی, لیکن وہ جو مہمان آتا ہے انہیں کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ, اور ان کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں نا. وہ کہیں جاتے بھی نہیں ہیں, کہیں دوائی لینے کہیں چلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیا ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں. اچھا, مجھے سارا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, بالکل نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. آئی تھنک یہ کہہ رہی ہیں جی, جو مجھے میرا خیال سنائی دیا ہے وہ یہی, انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کی کسی کی شہادت ہو گئی اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک ٹراما میں چلی گئی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈپریشن جو ہمیں انوائرمنٹل ڈپریشن ہے, اس میں ایک بڑی کاز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی اپنے پیارے کو کھو دیں, اینڈ دس از ویری نیچرل. دیکھیے مطلب ٹو لاس سم ون سو کلوز, اور خاص طور پہ اولاد کو مطلب کھونا, یہ واقعی میں ایک بہت سیریس ایشو ہے اور اس پہ اسٹریس بنتا بھی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو ٹائم میں مینیج نہ کر پائیں, اس گریف میں سے ہم نہ نکل پائیں, تو اور وہ گریف جو ہے کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے, کسی بھی دکھ اور سوگ کو منانے کے لیے میکسیمم 40 ڈیز ہمارے مذہب میں بھی رکھے گئے ہیں. 1 ویک کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کاموں پہ واپس چلے جائیں. تو کوئی بھی گریف جس کو ہم مینیج نہ کر پائیں ود ان 2 ویکس اور میکسیمم ان اے منتھ, تو وہ پھر ہمارے ساتھ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. ایسے ہی سو ہمیں اس کو مینیج کرنا تھا ود ان دیٹ ٹائم, بٹ اسٹل اب وہ سارا ان کا فیئر جو ہے وہ اب دیکھیں وہ اس میں فیئر میں چینج ہو گیا. جیسے ابھی ہم پہلے بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ اب وہ جو ان کا اسٹریس ہے اس کے ساتھ فیئر اٹیچ ہو گیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں, ہو سکتا ہے ان کی ڈیتھ کسی کرائسس میں ہوئی ہو, کہ سب لوگ دشمن ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی مار سکتے ہیں, میرے باقی بچوں کو بھی مار سکتے ہیں. اب انہیں یہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور کاؤنسلنگ ہم اس کے لیے کرتے ہیں جس کو ہم CBT کہتے ہیں عام طور پہ, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری پرسیپشنز اینڈ تھاٹ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. اور کاؤنسلرز کا کیا رول ہوتا ہے, مطلب ہمارے پاس جب پیشنٹ کلینک پہ آتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کے جو فیئرز ہیں, ان کے تھاٹ پروسیس ہے, اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیزا ملتان سے سر, میری ایج 19 ایئرز ہے. تو میں بتانا چاہتی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, تو ہمارا ریلیشن شپ ٹوٹ گیا. تو سر 2 ماہ ہوئے ہیں. تو سر مسلسل 2 ماہ سے ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نہ روئی ہوں. مجھے فیل تو ہوتا ہے کہ مجھے سے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ بہت ٹھیک انسان, مطلب جو بھی ہے, میری ایکسپیکٹی ویسٹ ہو گئی, اینٹری ٹیسٹ ویسٹ ہو گیا سر. بہت چیز میں بہت روتی ہوں, بہت زیادہ ڈپریشن ہے سر. ایک بات بتائیے, اس کا کوئی حل ہوتا ہے؟ آپ کی رائے ان کے بارے میں کوئکلی تاکہ ہم آگے چل سکیں. جی, اس میں دیکھیں یہ بہت کامن ہے آج کل ہمارے پاس جو کیسز بھی آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپریشن کسی میں بھی آ سکتا ہے. دس از ناٹ ڈپریشن ایکچولی, دس از جسٹ اے بگننگ آف آپ کہہ لیجیے اسٹریس یا انگزائٹی. یس, فرسٹریشن. 2 مہینے کے بعد کال کریں گی, میری ان سے پھر دوبارہ بات ہوگی. سو دیٹس اوکے. چلیں, دیٹ از گڈ کہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ باتیں جو ہیں مسئلے بات کرنے سے حل ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے 2 طرح کے بڑے ایکسٹریم رویے ہو چکے ہیں ریلیشن شپس کے لیے. یا تو ہم کوئکلی اس میں سے کم آؤٹ کر لیتے ہیں, پل آؤٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم بغیر سوچے سمجھے. دیکھیں ریلیشن شپس اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ریلیشن شپ کی بات کر لیجئے, ماں باپ کے ساتھ کر لیجئے, رشتہ داروں کے ساتھ کر لیجئے, جو ہمارا ایک کامن رویہ ہو چکا ہے. ہم فوری طور پہ 2-3 چیزیں بناتے ہیں, ان پہ ججمنٹس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلیں جی یہ تو بڑا آسان ہے. دیکھیں رشتہ توڑنا بہت آسان ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز ضرور. دکھانے دو اس کو ایٹیٹیوڈ 3-4 سال, اس کے بعد تم دکھاؤ گی ایٹیٹیوڈ, وہ بیچارہ یاد کرے گا ایک زمانہ تھا جس زمانے میں ہم وہ تھے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اور جانے والے کو واسطہ نہیں دیتے, راستہ دیتے ہیں. There you go, beautiful, beautiful. بہت اچھی بات. جانے والے کو کبھی نہیں روکتے, جس نے جانا ہے آپ کی لائف سے اس کو راستہ دو. آپ کسی ڈپریشن سے گزرے, کسی ایسی چیز سے گزرے, انگزائٹی ہے, اور سچ بولنا ہے, بالکل سچ بولنا ہے. دیکھیں سب سے بڑی زندگی میں جب کسی چیز کے ریزولو پہ ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. تو کھل کے بتائیے آپ کو محسوس کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو شاکڈ ہو گئے کہ یہ کبھی پہلے ہوا نہیں تھا. تو ایک دم سے ہوا تو پینک ہو گئے اور مطلب پوچھنے لگے سب سے. پر دماغ میں ایک بات تھی کہ پتہ نہیں وہ مطلب ہمارا واٹس ایپ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کر لے گا. تو اس کے بعد تھوڑا سا کام ڈاؤن ہونا شروع ہوئے کہ کچھ نہیں تھا اس واٹس ایپ میں تو کچھ نہیں ہوتا. پر جب پتہ چلا کہ پیسے جا رہے ہیں واٹس ایپ سے تب تھوڑا سا ڈپریسڈ ہو گئے کہ اور پتہ نہیں کس کس کو میسج مطلب اس نے کیا ہوگا کہ مجھے چاہیے. فائزہ آپ؟ سر پہلے تو میں ڈپریشن میں گئی, اس کے بعد شوق ہوئی تھی کہ میری جو پرسنل انفارمیشن ہے جیسے پکچرز ہوتی ہیں, ویڈیوز, وہ انفارمیشن شیئر نہ ہو جائے کسی اور کے ساتھ, اسی لیے
थोड़ा सा थे डिप्रेशन में। ओके, ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया या हमारा डिजिटल मीडियम जो है वो अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज है और उसमें हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इन्फो डालते हैं जो किसी सूरत भी प्राइवेट नहीं है, हर शख्स के पास उसका एक्सेस है। सो मच सो कि जो इदारे जिनके आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके पास भी आपका एक्सेस हो सकता है, ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन हो सकता है। तो क्या ये सही है? हम किस तरफ जा रहे हैं? साहिर, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम डिप्रेशन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ करने लगे हैं और इसे हमें लगता है कि ना भी हो रहा हो तो हम फील करना शुरू हो जाते हैं। असल में जो भी इनकी सिचुएशन जो कि इनके साथ कल ही वाक़या हुआ वो डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी। दिस इज़ मोर अबाउट एंग्जाइटी। और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि इनको पैनिक हुआ और वरिड हुई। सबसे पहले इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, फिर वो शॉकिंग न्यूज़ जब थोड़ी सी ये सेटल हुई, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, यानी आप ये कह लीजिए कि ये 15 to 20 मिनट्स का सारा एक सर्कल होता है जिसमें आपके साथ अचानक जब कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले तो आप शॉक होते हैं। शॉकिंग के बाद फिर आप जो है वो थोड़ा सा वरिड होते हैं। वरिड होने के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो पैनिक होने की होती है। अब पैनिक में जैसे अभी जैन ने भी कहा कि बहुत सारे लोग जो है पैनिक होके तो वो चीज़ें एविडेंसेस रख नहीं पाते हैं। अब उस पैनिकनेस में और वरीडनेस में क्या खौफ है, यानी यकीनन सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जिसे आप कहते हैं, एंड एवरीवन हैज़ अ पर्सनल लाइफ एंड डेफिनेटली ही और शी कैन हैव द राइट ऑफ इट। लेकिन अब जो इस टाइम हमारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो चुका है और उस इस्तेमाल में कोई एथिकल बाउंड्रीज़ नहीं रह गई हैं, हमें उस पर थोड़ी सी एजुकेट करने की ज़रूरत है अपने यंगस्टर्स को भी। इवन यंगस्टर्स क्या, हमारे आप देखें कि बहुत सीनियर लोग और बड़े बड़े लोग, यानी इसमें कोई अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गई है कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेट नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड तो करना है ना, नहीं अंडरस्टैंडिंग की स्टेज हमें किसी सोल्यूशन की तरफ जाना है कि हम थोड़ा सा अवॉइड करें। सोल्यूशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है सख्त सजाएं। दैट्स द ओनली थिंग। अगर जी डॉक्टर साहिबा कंटिन्यू, आप क्या कह रही थी कि क्या कर सकते हैं हम? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। एक तो इन्हीं के हवाले से जब हम बात कर रहे थे इसी पॉइंट के, एक तो हमें लॉज एंड ऑर्डर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस पे आपने क्वेश्चन किया था, वो भी बहुत अहम बात है कि प्रोसेस को हम सहल कर दें, आसान कर दें, कि लोगों को पता हो कि किस तरह से आपने वहाँ तक पहुँचना है। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेट करने का था, उससे मुराद यही था कि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये पता हो, उन्हें ये एजुकेशन हो कि उन्होंने कहाँ जाना है, अगर कोई मसला हो जाता है तो वो किस तरफ मूव करें, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कि वो आसानी से अपने मसाइल को हल कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम थोड़ी सी एक बात जो मैंने पहले भी बात करी थी उसी सिलसिले से जोड़ूं कि जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को हम आम तौर पे कॉमन कर लेते हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है आजकल, और हम आम तौर पे ये समझते हैं कि डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी होती है। और एंग्जाइटी इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट। एक्चुअली एंग्जाइटी जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेट है। हम एंग्जाइटी में वो बहुत सारे काम कर जाते हैं जो कि आम हालात में नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप 3 घंटे का पेपर बैठे लिख जाते हैं, मुसलसल 3 घंटे बैठ के लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? एंग्जाइटी की वजह से लिखते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं जो आपकी बॉडी को कह रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग। बड़े लोग सोचते भी रहते हैं, नहीं लिख पाते, लेकिन पेपर में आप कर जाते हैं क्योंकि आपको पेपर की एंग्जाइटी होती है। जो लिख के आते हैं फिर बाद में दुनिया ही पूछती है क्या लिख के आए थे। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑन सामने। डॉक्टर साहब, आप तो मतलब पोजीशन होल्डर लोग हैं ना, हमसे पूछे।